हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं आर्टिकल 370 के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो कि सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं या फिर आपको अपने समझने के लिए भी इनको जानना ज़रूरी है। इसमें थोड़ी सी रिसर्च मेरी भी है और बाकी जब मैंने बुक्स को पढ़ा, 370 को पढ़ा, 370 में केसेस पढ़े, साथ ही इसके बारे में जानकारी ली कुछ वाइस चांसलर्स से, तो मुझे इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिली। अब मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 को डी ऑपरेशनलाइज किया गया। कैसे किया गया है? इसको 367 से जोड़ा गया पहले और 367 को वापस से 370 पे लगाया गया। अभी इसमें एक क्लॉज केवल बचा हुआ है जिसमें क्लॉज 1 की जरूरत नहीं लगाने की, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक पैराग्राफ बचा है इसको 370 का, बाकी सारा डी ऑपरेशनलाइज हो चुका है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म हुआ है यूनियन टेरिटरी बनाने का, इसमें क्या क्या पेचीदगी है, आइए आपको बताया जाता है। आपको ये समझना है कि तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ था और वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी नहीं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली थी नहीं और वहां पे गवर्नर बैठे थे जो थे सेंटर के, तो सेंटर ने अपना गवर्नर वहां बिठा रखा था। आर्टिकल 356 जब वहां पे लागू था, 356 यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल लागू था, यानी कि देयर वाज आर्टिकल 356 इन जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 356 थी तो लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पे थी नहीं। अब 356 में लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं। अब प्रेसिडेंट को आर्टिकल 3 के अंदर यूनियन टेरिटरी बनाने जा रहे हैं हम, देखिएगा आर्टिकल 3 बताता है कि स्टेट्स को कैसे जोड़ सकते हैं, नई स्टेट बना सकते हैं, एक स्टेट की बाउंड्री को तोड़ सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, ये सब काम करना होता है। अब ये समझना है कि ये सब काम करने के लिए हमको कोई संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं होती। इसमें जो अमेंडमेंट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, ये आर्टिकल 4 बता देता है आपको ये समझना है कि आर्टिकल 3 के लिए प्रेसिडेंट जो है, जब इस बात पे रजामंदी बन जाएगी कि हाँ हमको इस स्टेट को तोड़ना, यूनियन टेरिटरी बनानी है, तो आपको फिर प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव असेंबली के व्यूज लेने पड़ेंगे। व्यूज, यहां व्यू का क्या मतलब है ये देखना जरूरी है। देखिएगा वहां पे चुनी हुई सरकार यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने हुए एमएलए, ये चुने हुए एमएलए हम जम्मू कश्मीरियों से चुने हुए होंगे, यानी कि अगर मैं चुना हुआ हूं तो 20 लोगों ने मुझे चुना है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो चुने हुए लोगों की असेंबली है। ये चुने हुए लोग व्यू दे सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का हाल ठीक है कि नहीं ठीक है, खराब है कि नहीं खराब। अब आर्टिकल 356 जब वहां पे लागू था तो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी नहीं, और आर्टिकल 356 में सारी पावर्स आ जाती है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट का आदमी कौन है? गवर्नर, जो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। अब इन्होंने, पार्लियामेंट ने क्या किया, व्यू लेने थे लेजिस्लेटिव असेंबली के। इन्होंने कहा कि वहां पे तो इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और राष्ट्रपति शासन लगा होने के बाद वहां पे व्यू देने के लिए कौन बचा है? केवल गवर्नर, जो पार्लियामेंट का बिठाया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ने व्यू ले लिए गवर्नर के। अब आपको यहां पे पेज समझना है, यहां पे क्या प्रॉब्लम है। व्यूज पावर्स नहीं होते हैं। आर्टिकल 356 बात करता है पावर्स आर गिवन टू द पार्लियामेंट इन आर्टिकल 356 ऑफ अ स्टेट, यानी कि जम्मू कश्मीर में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो वहां पे पावर्स जो हैं वो थी पार्लियामेंट के पास। पर पार्लियामेंट के पास क्या व्यूज थे कि नहीं थे, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में उठ सकेगा। तो व्यूज लेने जरूरी है और आपके पास है पावर्स। व्यूज मेरे के लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो कि है नहीं। पावर्स किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और पावर्स व्यूज है कि नहीं, ये एक सवाल है। इसको आप फिर से समझने की कोशिश करिए। देखिएगा आर्टिकल 356 जब लागू हो जाता है तो वहां पे स्टेट की पावर्स आ जाती है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट का आदमी है गवर्नर, यानी कि पावर गवर्नर के पास भी थोड़ी बहुत है, और गवर्नर के व्यू लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट को दिए जा रहे हैं। व्यू कहां मांगे गए हैं? आर्टिकल 3 में, कि हम आपको देखिए यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं, आपके व्यू चाहिए। यहां पे गवर्नर व्यू दे रहा है, जबकि पार्लियामेंट के पास तो पावर है, व्यू है कि नहीं ये क्वेश्चन है।
दूसरी बात, इसी का दूसरा पहलू समझिए। ये पहलू जो है हरीश साल्वे जी के एक इंटरव्यू से निकल के आया, जो बहुत अच्छा इंटरव्यू है, बहुत लॉजिकल इंटरव्यू है। वहां पे उन्होंने ये समझाया है कि व्यू की बात जो कर रहे हैं, कि हमने कहा कि हमको व्यू चाहिए, पार्लियामेंट के पास तो पावर है, तो उन्होंने क्या समझाया जो मुझे समझ में आई उनकी बात, कि व्यूज जो हैं ये आएंगे रेजोल्यूशन से। यानी कि उस लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन पास होगा, रेजोल्यूशन से व्यूज निकल के आएंगे। रेजोल्यूशन की पावर होनी चाहिए, व्यू लेने के लिए भी पावर चाहिए। तो उन्होंने कहा पावर तो पार्लियामेंट के पास ऑलरेडी है, और जब पार्लियामेंट के पास ऑलरेडी पावर है तो रेजोल्यूशन लेने की भी पावर है, रेजोल्यूशन से व्यू आ जाएंगे, इसलिए गवर्नर ने व्यू दे दिया। तो यह भी एक लॉजिक है समझने के लिए। साथ ही एक और बात हम जानते हैं, अब हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो दो तरह की बात कर रहा है। वो दो तरह की ये बात कर रहा है कि संविधान के जो आर्टिकल्स ऑलरेडी संविधान के अंदर हैं वो जम्मू कश्मीर पे लागू कराए जा सकते हैं। साथ ही यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर पे लागू कराया जा सकता है। कौन कौन से आर्टिकल्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही लॉज जो इंडिया में ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में लागू कराई जा सकती है। दोनों बातों में एक बात कॉमन है, ये दोनों एग्जिस्टिंग है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन भी और लॉज इन इंडिया भी। इसमें कोई चीज नई नहीं बन रही है, ये लागू कराना है प्रेसिडेंट का काम। जम्मू कश्मीर की असेंबली से या तो कॉन्फ्रेंस लेंगे या तो कंसल्टेशन लेंगे। कैसे लेंगे मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल्ड में। तो प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर की असेंबली से कंसल्टेशन या कॉन्फ्रेंस लेके संविधान का कोई भी आर्टिकल जम्मू कश्मीर में या लॉज इन इंडिया जम्मू कश्मीर में लागू कर सकता है। अब लोग पूछेंगे कि प्रेसिडेंट के पास लॉ मेकिंग पावर कहां है ही नहीं। ये बात सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट लॉ थोड़ी बना रहा है, वो लॉज को एनफोर्स कर रहा है विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ऑलरेडी प्रिवेलिंग। तो प्रेसिडेंट जब यहां पे लागू करेगा तो वहां पे एक क्लॉज दिया गया है कि विथ सच मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। यानी कि मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का हाल इस वक्त ऐसा है कि आर्टिकल 15 के या 25 के 35 के 5 क्लॉज में से 4 लागू हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर का हाल अभी ऐसा है कि वहां पे 4 लागू हो जाएंगे, 5वां लागू नहीं हो पाएगा। तो हम एक्सेप्शंस में डाल के प्रेसिडेंट कहेगा कि चलो ठीक है, एक क्लॉज हटा देते हैं, बाकी 4 लागू कर दो वहां पे। तो यानी कि मालूम पड़ा 15 में अगर 5 हैं तो हमने 4 लागू कर दिए और एक को एक्सेप्शन में हटा दिया। तो प्रेसिडेंट चाहे तो जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन या लॉ को एक्सेप्ट करा के एक्सेप्शंस में डाल के, यानी कि कोई क्लॉज कम करके वहां लागू करवा सकता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हाल उस तरह का है इसलिए। दूसरी बात है वर्ड है मॉडिफिकेशंस। अब आपको मॉडिफिकेशन को समझना जरूरी है। उसके पहले आप एक बार बात पे क्लियर हो जाइए कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल और टेम्परेरी स्टेटस मिला हुआ है। अब यहां पे संविधान और लॉज पूरी तरह लागू नहीं होते। अगर लागू करने हैं तो राष्ट्रपति कर सकता है। ये लॉज वो है और कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो ऑलरेडी प्रिवेलिंग है। राष्ट्रपति कोई कानून बना नहीं रहा है, राष्ट्रपति केवल इन्फोर्स करा रहा है। केम इनटू फोर्स जैसे होता है नोटिफिकेशन से, ऑफिशियल गैजेट से, उसी तरह ऑफिशियल गैजेट से नोटिफाई करके राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर में संविधान या लॉ का कोई पार्ट डाल रहा है। अब जब ये लॉ या लॉ का पार्ट डाल रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन डाल रहा है राष्ट्रपति, तो ये मॉडिफिकेशंस के साथ और एक्सेप्शन के साथ डाल सकता है। यानी कि मैं उस आर्टिकल को मॉडिफाई कर सकता हूं या एक्सेप्शंस कि 5 में से 3 लागू करवा दिए, 2 करवा दिए, जरूरत के हिसाब से जम्मू कश्मीर की। अब यहां पे सारा प्रॉब्लम जो है इस मॉडिफिकेशन वर्ड का है। अब वो कैसे है समझिएगा।
अब मॉडिफिकेशन का इंटरप्रिटेशन जब आप देखेंगे एमपी जैन की बुक से, ये मेरे पास एमपी जैन की बुक पड़ी है, ये लेटेस्ट एडिशन है, 2018 का है, रिप्रिंट कराया हुआ 19 का है। ये बुक में जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे इन्होंने बोला है एमपी जैन ने कि इस मॉडिफिकेशन वर्ड का हम वाइड इंटरप्रिटेशन करेंगे, अमेंडमेंट भी इसमें लेके आ जाएंगे। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है अपनी इंग्लिश से, कि मॉडिफिकेशंस कैन आल्सो इंक्लूड वेरिंग एंड अमेंडमेंट आल्सो, दैट इज वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड पे समझेंगे इसको। तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो एक आर्टिकल को अमेंड करके या मॉडिफाई करते पूरी तरह और जम्मू कश्मीर लागू करा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि आर्टिकल 15 है, मैंने जब उसको जम्मू कश्मीर पे लागू करवाया तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इस आर्टिकल को इतना मॉडिफाई कर सकता है कि इन्होंने नाम दे दिया कि अमेंडमेंट भी कर सकता है। पर आप ये सोचिए कि क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अमेंडमेंट करने की पावर राष्ट्रपति के पास है? अमेंडमेंट करने का काम तो पार्लियामेंट का है या स्टेट लेजिस्लेचर का है। तो क्या राष्ट्रपति मॉडिफिकेशन में अमेंडमेंट कर सकता है? ये कंट्रोवर्सी। दूसरी बात, जब आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा मीनिंग ना बदल दे, पर वाइड एम्पलीट्यूड होना चाहिए, वाइड एम्पलीट्यूड। तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि मॉडिफिकेशन मींस वाइड एम्पलीट्यूड ऑफ चेंज, इट कैन इंक्लूड एनीथिंग, पर बेसिक फीचर चेंज ना हो। यानी कि मान लीजिए कि आर्टिकल 15 को जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो इसमें काफी मॉडिफिकेशंस कर सकता है राष्ट्रपति वहां लागू करने से पहले, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हाल वैसा है। लेकिन उन्होंने कहा वाइड एम्पलीट्यूड में। तो मुझे एक प्रॉब्लम इस चीज से है, मतलब इसमें हो सकता है कि उनको जो बात सही हो वो सही हो, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ज्यादा वेल नोन है। पर मेरा एक पॉइंट है जिसकी वैलिडिटी मुझे कंफर्म नहीं है। वो प्रॉब्लम मुझे ये है कि जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट पढ़ता हूं, डिबेट, जब आप डिबेट देखेंगे, संविधान सभा की डिबेट देखेंगे, तो वहां पे जो आदमी 370 को लेके आया है उनका नाम है गोपाल स्वामी अयंगर। जब ये आर्टिकल आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका नाम था 306A, यानी कि रॉ आर्टिकल। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का वो है 306A, जो बाद में बदल के 370 हो गया। जब उसमें क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाया गया था उसको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो फिर ये 370 हो गया। अब जब मैं इनकी डिबेट पढ़ता हूं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एमपी जैन को सुनेंगे तो एमपी जैन का मतलब ये है कि मॉडिफिकेशन वर्ड बोला जब उन्होंने, गोपाल स्वामी अयंगर ने, मॉडिफिकेशन, उसका मतलब है संशोधन भी कर सकता है। तो जब संशोधन कर सकता है तो फिर इन्होंने मॉडिफिकेशन वर्ड बोला ही क्यों? अमेंडमेंट भी तो बोल सकते थे। ये मेरी खुद की प्रॉब्लम है जो मैं समझना चाहता हूं कि मॉडिफिकेशंस मींस अमेंडमेंट, इन्होंने कहा, देन व्हाई डिडंट ही यूज द वर्ड अमेंडमेंट ओवर देयर। अब एक बात इससे और निकल के आती है कि या तो गोपाल स्वामी अयंगर को कुछ इंग्लिश की प्रॉब्लम थी या क्या प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो, बट जब उन्होंने ये वर्ड अमेंडमेंट या तो फिर बोला ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वर्ड बोला मॉडिफिकेशन। इसका मतलब जब जब वो मॉडिफिकेशन बोलना चाहते हैं उसका मतलब अमेंडमेंट होता है। पर जब आप संविधान सभा की डिबेट पढ़े, तो ये डिबेट की मेरे पास फोटोकॉपी है, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, पॉसिबल एडिशंस टू द लिस्ट। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है वर्ड एडिशंस, ये आप देख सकते हैं, एडिशंस वर्ड उन्होंने यूज किया। साथ ही आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने वर्ड यूज किया है अमेंडेड। ये देखिए अमेंडेड वर्ड एक यूज हुआ है, ये किसी और कॉन्टेक्स्ट पे उन्होंने अमेंडेड वर्ड यूज किया है, उसी डिबेट में जिस डिबेट में 370 के बारे में वो बोल रहे हैं, यानी कि रॉ आर्टिकल 306A। तो यानी कि उन्होंने वक्त वक्त पे अमेंडेड वर्ड भी बोला, वक्त वक्त पे एडिशन भी बोला, वक्त पे एक्सेप्शन भी बोला और मॉडिफिकेशन भी बोला। अगर उनका मॉडिफिकेशन का मतलब अमेंडमेंट था तो फिर उन्होंने अमेंडमेंट क्यों नहीं बोला, जबकि जब जब उनको मौका लगा तो उन्होंने अमेंडेड वर्ड यूज किया है। इसका मतलब ही न्यू
द मीनिंग ऑफ द वर्ड अमेंडेड, द मीनिंग ऑफ मॉडिफिकेशंस, एक्सेप्शंस एंड एडिशंस। ये जो चार सिमिलर वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग हमको क्लियर है। ये बात हमको साबित हो जाती है इनकी डिबेट ही पढ़ के, जो लिखी गई है इसमें। तो मेरे हिसाब से दिस इज माय ओन कंटेंशन कि यहां मॉडिफिकेशन का मतलब है बहुत ही स्लाइट चेंज, जस्ट लाइक अ प्रोवाइजो। ये जो वर्ड प्रोवाइजो है, जैसे प्रोवाइजो आप देखेंगे जब आप आर्टिकल 92 पढ़िए एविडेंस एक्ट का, तो वहां पे लिखा है कि 6 प्रोवाइजो हैं। तो 6 प्रोवाइजो जो है एक तरह का एक्सेप्शन ही है। तो प्रोवाइजोस कैन मीन मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू मी, बट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट व्यू एंड द व्यू ऑफ एमपी जैन, इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट और वेरिफिकेशन, या वेरी कर देना उसको टू एनी लेवल। तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स है, और बाकी आप समझे इस बात को कि पहले तो व्यूज और पावर्स में डिफरेंस है या नहीं है, यह बात सुप्रीम कोर्ट साबित कर देगी। दूसरी बात, क्या व्यूज लेने के लिए रेजोल्यूशन हो जाना, रेजोल्यूशन इज अ पावर, तो क्या इसका कोई मिलान है, यह देखा जाएगा। और तीसरा ये जो वर्ड है मॉडिफिकेशंस, इसको क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू आएगा, वी विल ऑल सी। थैंक यू एवरीवन फॉर द वीडियो।